दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में आपने इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन को देखा था, उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि कैसे इवन फंक्शन देखें भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन इवन है या ओड है, इवन पार्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओड पार्ट को कैसे करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो डिवोटेड रहेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर। इवन एंड ओड फंक्शन की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, जो आगे चल के कैलकुलस को आपके लिए आसान बनाएंगी, फिजिक्स को थोड़ा सा आसान बनाएंगी। तो इसलिए इनको थोड़ा सा आज समझते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हैं। तो चलिए जरा देखिए, आज का टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये जरा देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं जो ऑड फंक्शन होता है एट t इक्वल टू 0 पे इसकी क्या वैल्यू होगी। t इक्वल टू 0 पे ऑड फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ये मुझे देखना है दोस्तों। कैसे देखें, हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑड फंक्शन है उसमें अगर t की जगह माइनस टी कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस ऑफ एफ टी आ जाएगा। बोलो भाई, अगर मैं t की जगह माइनस टी कर दूंगा तो माइनस बाहर आ जाता है उसमें, ऐसे लिख सकते हो। अब अगर मैं बोथ साइड इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और 0 माइनस ऑफ 0 या प्लस ऑफ 0 0 ही होता है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं तो डबल हो जाएगा। ये भी f ऑफ 0 ही है और ये भी f0 है, तो मैं इसको डबल कर देता हूं, बराबर के इधर 0 आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ ओड फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो भी ओड फंक्शन होंगे t इक्वल टू 0 पे उनकी वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी। आप पिछले एपिसोड में ग्राफ से चेक कर सकते हो, आप कोई भी ग्राफ बना लो ओड फंक्शन का। आपने देखा ये पिछले एपिसोड में इस तरह का कोई ग्राफ बनाया था मैंने ओड फंक्शन का, तो t इक्वल टू 0 पे 0 आएगा। ये कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि जरा देखिए, अगर इस तरह का कोई फंक्शन है तो इधर फिर इस तरह का होगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ओड फंक्शन तो है बट t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है। बिल्कुल है 0। सोचिए हाइट 1 होगी तो ये हाइट मेरी -1 होगी। अब यहाँ पे 0 पे कैसे देखें, 0 पे इसका एवरेज देखा करो। 1 और -1 का एवरेज क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ओड फंक्शन ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। आप चाहे ग्राफ से चेक करो, चाहे आपको इक्वेशन से चेक कर लो। जो ओड फंक्शन है उसकी कोई इक्वेशन लिख लो और उसमें t इक्वल टू 0 पुट करके देखो, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट था। अब आइए इसी के बेसिस पे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हम जानते हैं कि ft जो होता है वो f ऑफ इवन t होता है और एक क्या होता है बताओ, f ऑफ ओड t होता है। अगर मैं बोथ साइड t की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, f ऑफ 0 जो आएगा वो f ऑफ इवन 0 एंड f ऑफ ओड 0 ये बनेगा दोस्तों। सही बात है। अगर मैं बोथ साइड t की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो यही आएगा। अब ये तो खत्म ही हो गया, ये तो 0 ही है, ऊपर वाले से हम चेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब पूरे फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू आएगी वो जो इवन पार्ट की 0 पे वैल्यू उसी के बराबर आएगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, पूरे फंक्शन की जो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू आएगी वो इवन पार्ट का जो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू उसी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए नंबर 2। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर 3 एक्चुअली। ठीक है, नंबर 3 मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है वो जरा देखिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं ft जो है वो मेरा इवन पार्ट प्लस ओड पार्ट के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं आगे चल के वैसे एक अच्छी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ft, वो क्या बनेगा, इधर मैंने एरिया ले लिया तो इधर भी एरिया आएगा। एरिया ऑफ f ऑफ इवन t प्लस एरिया ऑफ f ऑफ ओड t। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, बोथ साइड में एरिया ले लेता हूं ना,
इधर का एरिया निकालोगे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर आएगा भाई जोड़ने पे। इसका जो एरिया बनेगा वो ऑलवेज 0 आएगा दोस्तों। आप बोलोगे सर इसका एरिया 0 क्यों आएगा? जरा देखिए, इसका जो ऑड फंक्शन होता है वो अगर इस तरफ ऐसे है तो इस तरफ फिर ऐसे होगा, और इसका टोटल एरिया 0 बनेगा दोस्तों। चेक करके देख लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये हाइट मेरी 2 है, ये हाइट मेरी -2 है। तो अगर मैं एरिया निकालूं तो ये पॉजिटिव एरिया आएगा और ये मेरा कैसा होगा? नेगेटिव एरिया होगा। तो टोटल जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल एरिया अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा? आप बोलोगे सर एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? फंक्शंस में देखो, मैथ्स के हिसाब से अगर आप एरिया को देखोगे ना तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी चीज का, क्योंकि मैथ में एरिया का मतलब अलग होता है और फंक्शंस में एरिया का मतलब अलग होता है। मैथ में तो एरिया होता है जैसे कोई सरफेस है, उस सरफेस का एरिया, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी सरफेस ले लूं, सोचिए मेरे पास में भी यही है, एक इंक बोतल है, या ये वाला हिस्सा देखो, इसका एरिया 0 होने का क्या मतलब है? इसका एरिया या नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसका एरिया ज्यादा ज्यादा 0 हो सकता है, अगर इसको आप खत्म कर दोगे, गायब कर दोगे, तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। नेगेटिव होने का क्या मतलब है? इसका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब भी आप कोई सरफेस एरिया की बात करते हो, क्योंकि मैथ में ज्यादातर सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट जो फंक्शन का जो एरिया होता है, फंक्शन क्योंकि सरफेस को नहीं दिखा रहा है, ये फंक्शन जो है ये कोई फंक्शन, रैंडम फंक्शन है, मुझे नहीं पता क्या दिखा रहा है, ये कोई सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यहां पे अगर आप इसका एरिया देखोगे तो यहां पे पॉसिबल है नेगेटिव एरिया, बिकॉज इसका मीनिंग वो सरफेस एरिया वाला नहीं है। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। हाँ, निकालते वैसे ही है, जैसे एरिया निकालोगे तो ये ट्रायंगल बनेगी, ये कोई स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगी, तो आप ऐसे एरिया टोटल करके आप निकाल सकते हो। मतलब इसको एक 2D की तरह ही लेके चलते हैं, बट फंक्शन में नेगेटिव एरिया का अपना एक मीनिंग होता है। आप आगे चल के सीखोगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सरफेस, कोई भी फिजिकल सरफेस है, उसका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। फंक्शंस का एरिया नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे पॉजिटिव एरिया, यहां पे नेगेटिव एरिया बनेगा इसका, क्योंकि एक्सिस से नीचे है, नेगेटिव हाइट्स है इसकी। तो टोटल एरिया निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा इसका, ठीक है, अगर आपका ओड फंक्शन है तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ एफ टी किसके बराबर आएगा, फिर वो एरिया ऑफ इवन टी के बराबर आएगा। इवन फंक्शन का जो एरिया होगा उसके बराबर आएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल एरिया अगर आप निकालोगे तो इवन फंक्शन के एरिया के बराबर आएगा। और इवन फंक्शन का भी एरिया निकालना बहुत आसान होता है, जरा देखिए कैसे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का इवन फंक्शन है, अगर मुझे इसका पूरे का एरिया बताना हो तो केवल इस साइड का एरिया निकाल दो, डबल कर दो उसको, क्योंकि आप जानते हो इवन फंक्शन मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज होता है तो आप 0, 1, 2 केवल एक साइड का एरिया निकाल दो भाई, और उसको डबल कर दो, पूरे का एरिया आ जाएगा पूरे फंक्शन का, ठीक है। तो बहुत आसान है भाई इस तरह से देखना। तो टोटल जो फंक्शन का एफ टी का एरिया होगा वो केवल इवन पार्ट के एरिया के बराबर होगा। ओड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, याद रखिएगा भाई। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक इवन फंक्शन लें और एक ओड फंक्शन लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? प्रोडक्ट के बारे में बताती है। अब सुनिए, हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कहां पे? हम लोग कंफ्यूज होते हैं नंबर के साथ। जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर है और उस नंबर को मैं ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा इवन बनेगा, ठीक है। ये मेरा इवन नंबर हो गया और ये ओड है और ये मेरा इवन बना। तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसके साथ। इवन इंटू ओड की तरह से देखते हैं। फंक्शन में ये नहीं होता है, फंक्शन में नंबर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना होता, क्योंकि फंक्शन और नंबर में डिफरेंस होता है। फंक्शन तो एक वेरिएबल के साथ चेंज होता रहता है, नंबर तो फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर अलग चीज है भाई। तो कुल मिला के अगर मैं एरिया की बात करूं, सॉरी फंक्शन की बात करूं, तो अगर मैं एक इवन फंक्शन ले रहा हूं कोई भी और एक ओड फंक्शन ले रहा हूं, ये मेरा ओड है सोचिए और ये मेरा इवन है, ये मेरा इवन फंक्शन है मान लीजिए, और ये मेरा ओड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सोचिए मैंने, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा? वो इवन आएगा कि ओड आएगा?
अब मुझे ये देखना है, और जरूरी नहीं ऐसे दो फंक्शन हो, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, एक इवन हो सकता है, एक ओड हो सकता है, 2 ओड हो सकते हैं, 4 ओड हो सकते हैं, 5 इवन हो सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाइड हैं। और हमें को बताना है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन बनेगा कि ओड बनेगा, वो कैसे देखें। तो उसका बड़ा आसान तरीका है दोस्तों, पहले मुझे ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये देखते हैं। यही तो पहले क्या, यही चेक करना है बस, अब सब कुछ यही है। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे चेक करें। इसको मैं नया नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं पीटी, कोई नया फंक्शन बोल देता हूं पीटी। एक फंक्शन ft है, एक फंक्शन मेरा gt है, उसको मैंने नया नाम दे दिया पीटी। अब एक काम करता हूं, इसमें बोथ साइड t की जगह पे -t कर देता हूं। मुझे तो पीटी के ऊपर पता करना है भाई कि पीटी जो आएगा वो इवन आएगा कि ओड आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें t की जगह पे क्या कर देता हूं, -t कर देता हूं, p ऑफ -t। देख लेते हैं भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, या ऑपोजिट है, क्या है इसकी वैल्यू, ये चेक करना है अपने को। तो pt आपके पास ये है, तो p ऑफ -t जो होगा वो क्या होगा, यहां से p ऑफ -t निकाल सकते हो भाई, वो क्या होगा, वो होगा f ऑफ -t इंटू g ऑफ -t। बोलिए दोस्तों, यही होगा। अब आप बताओ, f ऑफ t जो है वो तो इवन फंक्शन था, तो इसको तो मैं ft ही लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ gt। क्यों भाई, क्योंकि ये ओड था इसलिए मैंने माइनस को बाहर ले लिया। और ये जो प्रोडक्ट है तो pt आ गया वापिस से, माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया, और ft इंटू जी टी को वापस pt लिख सकते हो भाई। तो इसका मतलब p ऑफ -t किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ pt के बराबर आ गया। तो इसका मतलब pt कैसा आया बताओ जरा, ये कैसा फंक्शन आ गया, ओड फंक्शन आ गया भाई, ये मेरा ओड फंक्शन आ गया। अब आइए एक और देखते हैं, इसी में फिर एक रूल बनाते हैं, ठीक है, आपको पकड़ में आ जाएगा कि रूल वो बना कैसे असल में, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक फंक्शन है f1t, f2t और f3t, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है भाई, कोई pt फंक्शन है, वो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, जिसमें ये मेरा जो है इवन है, और ये मेरा ओड है, और ये भी मेरा ओड है, ओड फंक्शन ऑफ टाइम है ये भी ओड फंक्शन ऑफ टाइम है। मुझे देखना है pt फंक्शन जो है ये कैसा होगा, ये इवन फंक्शन होगा कि ओड फंक्शन होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करें, बोथ साइड t की जगह -t पुट कर दें, तो यहां पे बन जाएगा p ऑफ -t, एंड दैट विल बी इक्वल टू f1 -t इंटू f2 -t इंटू f3 -t। ऐसा बन जाएगा भाई। अगर मैं t की जगह -t ले लूंगा तो इस तरह का बन जाएगा। अब आप बताओ, ये तो मेरा इवन फंक्शन है, तो इसको मैं f1t लिख देता हूं सीधा सीधा। ये मेरा ओड फंक्शन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस ऑफ f2t। और ये भी मेरा ओड फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ f3t, और ये प्लस बन जाएगा। इसमें भी माइनस को बनाया, इसमें भी माइनस को बनाया, तो ये बन गया प्लस। और ये वापिस से क्या बन गया, ये तो वापिस से pt बन गया भाई। तो इसका मतलब p ऑफ -t क्या आ गया बताओ जरा, pt ही आ गया। तो इसका मतलब pt इस बार कैसा बनेगा बताओ जरा, इस बार बनेगा इवन। तो असली कहानी माइनस की है। तो अगर ओड फंक्शन एक ही बार आ रहा है, ओड फंक्शन केवल एक सिंगल टाइम आया, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ओड फंक्शन 2 बार आ गए, तो दोनों का माइनस बाहर आ गया, वो प्लस बन जाएगा। सही है भाई, वापिस से प्लस बन जाएगा। तो क्या समझे यहां से, जब भी ऐसे कोई 5, 10, 15 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हों इस तरह से, तो आप सिर्फ ओड को देखा करो कि ओड फंक्शंस कितनी बार आ रखे हैं, कितने ओड फंक्शंस है उसमें। अगर ओड फंक्शन ओड नंबर ऑफ टाइम्स हैं, 3 बार आगे सोचिए, ओड फंक्शन 3 ओड फंक्शन आ रखे हैं, अगर ये तीनों ओड होते तो सबका एक एक माइनस बाहर आता, तो ओवरऑल भी माइनस बनता, तो फिर ये ओड ही बनता फिर पूरा फंक्शन। आपको माइनस को पकड़ना है, ठीक है। तो आप जरा समझिए कि अगर मेरे ओड फंक्शंस ओड बार ओड टाइम्स आ रखे होते, तो फिर ओवरऑल फंक्शन भी मेरा ओड बनता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस रह जाएगा वहां पे। लेकिन अगर ओड फंक्शन इवन टाइम्स आ रखे हैं, ये भी देखो ओड है, ये भी ओड है, 2 बार आ रखे हैं, और 2 कैसा नंबर होता है, 2 नंबर मेरा इवन होता है ना, तो इवन टाइम्स आ गए, 2 बार आ गए, इवन टाइम्स आ गए, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन बनेगा फिर, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल कर देगा, वो इवन बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो ओड फंक्शंस देखा करो कि कितनी बार ओड फंक्शंस किसी पर्टिकुलर फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, उसके बेसिस पे आप ओवरऑल फंक्शन के बारे में बता सकते हो कि ओवरऑल फंक्शन जो होगा मेरा वो इवन आएगा कि ओड आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, इनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए दोस्तों,
देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई एफ टी फंक्शन है, वो है साइन 2t इंटू 4 cos 3t इंटू 8t क्यूब साइन 2t, मान लीजिए इस तरह का है। अब अगर आप देखें तो ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, और इसमें t की जगह माइनस टी पुट करोगे तो ये इवन ही आएगा, ये भी इवन आएगा। आप बोलोगे सर ये इवन क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है t का और ये भी ऑड फंक्शन है। दो ऑड फंक्शन दो बार आ गए। ऑड फंक्शन अगर दो बार आ गए, ये भी ऑड है, ये अकेला इसको अलग कर लो ना यार, और इसको अलग कर लो, तो ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो दो बार ऑड आ गया। दो बार ऑड आने से ओवरऑल क्या बन गया? इवन बन गया। दो नंबर जो होता है इवन नंबर होता ना, तो ऑड फंक्शन इवन टाइम्स आ गया, तो इसलिए इवन बन गया। ठीक है, तो ये पूरा इवन है, ये इवन है, ये ओड है। अब आप बताओ तो इनका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अब इनका प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, तो ओड इवन इवन, तो इसका मतलब एक बार ओड बना है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा रहेगा? ओड रहेगा। आप इसको भी अलग से ही कर लेते ना, आप इसको ऐसे भी नहीं सकते थे, देखो इसको अलग कर लो, आप ऐसे ना करके ऐसे भी सोच सकते थे कि 8t³ अलग कर दिया और साइन 2t को अलग कर दिया। यहाँ पे साइन 2t था, क्या था, साइन जो भी था, साइन 2t ले लो, उसको अलग कर दिया। तो अब जरा देखो, अब ये कैसा है? ये है ओड, ये कैसा है? इवन, ये कैसा है? ओड, और ये कैसा है? ओड। तो आप जरा देखो, ओड इंटू, तो ओड को देखा करो ना बस, ओड कितनी बार आ रखे हैं बताओ? ओड 3 बार आ रखे हैं, ओड टाइम्स आ गए, तो ओवरऑल फंक्शन भी ओड ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। t की जगह माइनस टी पुट करोगे तो अपने आप वैसे भी पता चल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज को देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं पूछता, बताओ इसका एरिया कैसा आएगा? इसका एरिया पूछता आपसे, एफ टी एरिया, एफ टी का एरिया अगर मैं आपसे पूछता तो आप डायरेक्ट आंसर दे देते 0। क्यों भाई? क्योंकि ये ओड फंक्शन है। आपने देख लिया कि ये पूरा फंक्शन ओड है तो 0 एरिया आएगा। इवन होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसका एरिया निकालना। ठीक है, अगर ये फंक्शन इवन होता तो इसका एरिया निकालना बड़ा मुसीबत, महाभारत का काम हो जाता, बट क्योंकि ये ओड है तो इसका एरिया डायरेक्ट आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आपको क्या देखा है, आपको एक एफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? जरा देखिए, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एफ जो है वो मेरा 0 है फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए आपको एफ की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसका इवन पार्ट दे रखा है। सोचिए एफ ऑफ इवन t जो है वो प्लॉट कर रखा है आपको इवन पार्ट जो है उसका ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ जो है मान लीजिए वो कुछ इस तरह का दे रखा है, वो कुछ इस तरह का दे रखा है। सोचिए 0 1 एंड 2 एंड 3। सोचिए इस तरह का है, ये हाइट है मेरी 1, ये हाइट है मेरी 2, और ऑब्वियसली इवन है तो मिरर इमेज भी होगा, -1 -2 एंड -3। ये दे रखा है अभी एफ ऑफ इवन टी आपको दे रखा है। आपको पूरा फंक्शन दे रखा था एफ टी, पूरे फंक्शन एफ टी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एफ टी मेरा 0 है नेगेटिव टाइम के लिए। ठीक है, और आपको इवन पार्ट दे रखा है, ये आपको गिवन है एफ ऑफ इवन टी, इस फंक्शन का इवन पार्ट दे रखा है। आपको एफ टी का ग्राफ बनाना है। फाइंड या ड्रॉ एफ टी, आपको एफ टी ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप जानते हो कि एफ टी क्या होगा? एफ टी होगा एफ ऑफ इवन टी प्लस एफ ऑफ ओड टी। ठीक है, तो आपको क्योंकि इवन पार्ट दे रखा है और आप जानते हो कि नेगेटिव टाइम में जो टोटल फंक्शन आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तो आप 0 बनाओ नेगेटिव टाइम में। नेगेटिव टाइम में जो इवन पार्ट होगा उसका ऑपोजिट पार्ट फिर ओड पार्ट होगा, सो दैट टोटल सम जो है वो 0 आ जाए नेगेटिव टाइम के लिए। तो अगर मैं ओड फंक्शन को यहां से बनाने की कोशिश करूं, जो मेरा ओड फंक्शन बनेगा और वो भी नेगेटिव टाइम के लिए, तो नेगेटिव टाइम के लिए ओड फंक्शन कैसा बनेगा? जैसा ये पॉजिटिव है उसी का क्या कर दो आप? उल्टा कर दो। ठीक है, ये मेरा -1, ये -2
एंड दिस इज -3। सही है भाई, ये हाइट है मेरी -1, ये हाइट है मेरी -2। तो ओड फंक्शन का मैंने नेगेटिव वाला हिस्सा प्लॉट कर दिया, क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए नेगेटिव साइड में। अगर ये हिस्सा आ गया ओड फंक्शन का तो इधर वाला भी आ जाएगा भाई, इधर वाला भी बहुत आसान है फिर तो। ठीक है, ये लो 1 2 एंड 3, ये हाइट है मेरी 1, ये हाइट है 2, तो इधर वाला बन गया तो इधर वाला भी बन जाएगा। तो ये पूरा ओड भी बना दिया हमने। अब तो देखो ये प्रॉपर्टी ने कितना काम किया, इस स्टेटमेंट ने कितना कमाल का काम किया। ठीक है, अब दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल फंक्शन आ जाएगा ft। अब दोनों का ऐड करोगे तो ये वाला हिस्सा तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये वाला हिस्सा डबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं इधर बनाऊंगा तो इधर 1 है, ये 2 है, तो जो बनेगा, जो ओरिजिनल फंक्शन जो बनेगा वो जरा देखिए कैसे बनेगा। तो ये हाइट मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, दिस प्लस दिस करोगे ना तो ये पूरा डबल हो जाएगा एक तरह से, और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर का नेगेटिव टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरा पूरा ft फंक्शन, ये बनेगा भाई पूरा ft फंक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आसान कहानी थी। एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और वो क्या है, अगर आपको इवन फंक्शन दे रखा है ना, तो आप एट t = 0 उसकी वैल्यू निकालो, वो बनेगी f of even 0। वो ओरिजिनल फंक्शन की 0 के वैल्यू के बराबर ही आएगी, आप जानते हो, ओरिजिनल फंक्शन की 0 के वैल्यू के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो अगर आपको f of 0 निकालना हो तो f of even t का जो ग्राफ दे रखा है उसमें t = 0 पे वैल्यू देख लो। बट अगर आपको f of odd t है और उसकी एट t = 0 पे वैल्यू देखोगे तो वो तो 0 ही आएगी ऑलवेज भाई। f of odd t में t = 0 पे वैल्यू ऑलवेज क्या बनेगी बताओ जरा, ऑलवेज 0 बनेगी। तो क्या मैं वहां से ft की वैल्यू निकाल सकता हूं एट t = 0, मतलब f of 0 यहां से निकाल सकता हूं क्या ना? अब नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे बताओ, क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि आप जानते हो ना f of 0 जो होता है, आप जरा समझिए, f of 0 जो होता है वो एक तो वो ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि ft जो होता है वो f of even t plus f of odd t होता है, तो बोथ साइड t = 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा। ये तो खत्म ही हो गया यार, f of odd t एट t = 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब पूरे फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू आएगी वो इवन वाले पार्ट की 0 पे वैल्यू के बराबर होगी, इवन वाले फंक्शन की 0 पे जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो अगर आपको इवन फंक्शन दे रखा है तो t = 0 पे जो वैल्यू होगी वही मेरी f of 0 की वैल्यू होगी। बट अगर ओड पार्ट दे रखा है तो ओड पार्ट से t = 0 पे तो 0 वैल्यू आएगी, तो क्या आप ft की t = 0 पे वैल्यू निकाल पाओगे ना? वो नहीं निकाल पाओगे, वो नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप निकाल पाओगे कब, अगर ft मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ तो। अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, इस पार्ट को जो मैंने आपको अभी अभी बताया है उस पार्ट को फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं पढ़ा है तो। और अगर आप तैयारी कर चुके हो, एक बार कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हो, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आप बता पाओगे। अब इसके बारे में आपको खुद ही सोचना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, किसी दिन डिस्कस करेंगे इसको। अगर आपको अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए एंड किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मौके की तलाश में हूँ मैं कि किस दिन वो मौका आएगा तो मैं बताऊंगा आपको ये पॉइंट। चलिए, तो आज के लिए हम यार इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इवन एंड ओड फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो समझ आई कि इवन फंक्शन की एंड ओड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं, और भी प्रॉपर्टीज आप बना सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर वो आगे चल के हम लोग देखेंगे जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन वाला पार्ट था वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप एक पूरी ब्रॉडर पिक्चर देखो तो हम फंक्शन में पहले सबसे पहले हमने बेसिक फंक्शंस के ग्राफ को देखा, जिसमें अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, ये सब फंक्शंस थे। उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई, पहले उनके ग्राफ्स को एनालाइज किया कि उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं।
और उनके ऑपरेशंस को हमने फिर बाद में देखा कि उनके ऑपरेशंस कैसे करें हम। तो ऑपरेशंस में हमने देखा शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्ट कैसे करते हैं किसी ग्राफ को, एंड आफ्टर दैट हमने क्लैंपिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब देखा। तो ये ऑपरेशंस देखे हमने फंक्शंस के ऊपर। फिर हमने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा, तो उसमें हमने दो ही टाइप पढ़ी हैं, एक पीरियोडिक एपीरियोडिक फंक्शंस, एक इवन ओड फंक्शंस, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। यहां पे हमारा फंक्शंस का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। नया चैप्टर है अब कैलकुलस। तो कैलकुलस में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है भाई, जो आगे आने वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो। तो उसको अब अपने को पढ़ना है, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स से। उसके लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी जो है उसको थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ा पढ़ोगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो लिमिट्स के ऊपर थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एंड कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारे लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा फिजिक्स को समझने का, क्योंकि पूरी फिजिक्स में तीन चीजें सबसे ज्यादा यूज होने वाली हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन और एक आपका वेक्टर कैलकुलस। ये तीन चीज ऐसी हैं जो भर भर के हर जगह दी गई है, बट उनको समझने के लिए पहले फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी थी, तो इसलिए हमने पहले फंक्शंस को समझा। अब हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे कि लिमिट्स कैसे हम चेक करते हैं एंड वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हम देखेंगे, एंड उसके बाद हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यार इतना ही करेंगे हम लोग, एंड आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।